नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। बीते हफ्ते भारत सरकार का बजट और इससे जुड़ा लखनऊ की अर्चना श्रीवास्तव का एक संदेश लगभग साथ साथ आया। आप सबको भी यह संदेश जरूर मिला होगा, इसकी मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है, क्योंकि समूचा भारत इन दिनों सोशल मीडिया पर ही ज्ञान अर्जित कर रहा है। मध्य वर्ग बोले तो मिडिल क्लास के लिए बजट के क्या मायने हैं, इसी के मद्देनजर उस संदेश का संशोधित रूप आपके सामने मैं रख रहा हूं। मिडिल क्लास से होना किसी वरदान से कम नहीं है, आप इसे अभिशाप भी मान सकते हैं। मिडिल क्लास जिंदगी में कभी बोरियत नहीं होती, कुछ न कुछ आफतें लगी रहती हैं। इन्हें न तो तैमूर जैसा बचपन मिलता है और न ही अनूप जलोटा जैसा बुढ़ापा। ये ताउम्र अपने आप में उलझे रहते हैं। बजट में BMW का भाव बढ़े या नए वाले आईफोन का, मिडिल क्लास को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी आधी जिंदगी झड़ते हुए बाल और बढ़ते हुए पेट की चिंता में बीतती है। लिहाजा बजट में इनकी नज़र जापानी तेल के दाम और बाबा रामदेव की जड़ी बूटी पर टिकी रहती है। मिडिल क्लास घरों में पनीर की सब्जी के लिए गलती से दूध के फटने का इंतज़ार किया जाता है और रात वाली बची सब्जी के साथ मिक्स वेज जैसे मौलिक प्रयोग होते हैं। इनके घरों में फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक एक साथ तभी आते हैं जब घर में कोई VIP मेहमान की आमद होती है। यहाँ कपड़ों की तरह खाने के चावल की भी 2 वैरायटी होती है, डेली वाला और पार्टी वाला। अभी इन घरों में अमेरिका की तरह रूम फ्रेशनर नहीं पहुँचा है, सीधे अगरबत्ती जलाकर काम लिया जाता है। मिडिल क्लास घरों में गेट टुगेदर नहीं होता, सीधे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। घर का बजट इतना टाइट होता है कि सैलरी अगर 31 की बजाय 1 तारीख को आए तो गुल्लक फोड़ने की नौबत आ जाती है। इनकी आधी जिंदगी बहुत महंगा है बोलने में ही निकल जाती है। इश्क मोहब्बत अमीरों के चोचले हैं, मिडिल क्लास सीधे शादी और ब्याह करता है। इनके जीवन में कोई वैलेंटाइन नहीं होता। परिवार की जिम्मेदारियां जिंदगी भर बजरंग दल की तरह पीछा करती रहती हैं। दरअसल मिडिल क्लास मंदिर के लटकते घंटे के समान है, जिसकी अल्पमत, बहुमत, दक्षिणपंथी, वामपंथी हर प्रकार की सरकारें पूरे दम से बजाती हैं। मिडिल क्लास आदमी पूरी जिंदगी जतन से पैसा बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा कुछ भी नहीं पाता। सरकार इतने सारे टैक्स और सेस वसूलती है कि मिडिल क्लास आदमी सेस और सेक्स का अंतर भूल जाता है। इसी तरह बजट दर बजट चावल उबल गया दूध जल गया टाइप सपने देखते हुए मध्यवर्ग अपनी जिंदगी बिता देता है। इस बजट में भी इसके लिए बस इतनी ही उम्मीदें हैं। बजट की सत्यनारायण कथा अब समाप्त हुई। भारत सरकार का बजट आया तो चैनलों ने इसे डिकोड करने के लिए भांति भांति के इंतजाम किए। इनमें से एक इंतजाम था भारत के महान लब्ध प्रतिष्ठ अर्थशास्त्री रामदेव बाबा का बजट ज्ञान। यह बात मैं व्यंग्य या मजाक में नहीं कर रहा हूँ। बाबा रामदेव वास्तव में वित्त के बड़े पुजारी हैं, लेकिन वित्त का पुजारी होना एक बात है, अर्थशास्त्री होना दूसरी बात। लेकिन यह बात एंकराओं को कौन समझाए। आपको क्या लगता है, इस बजट से अर्थव्यवस्था की सेहत में सुधार होगा? अब बताइए, बाबा से इस सवाल का क्या तुक है? लेकिन ये न तो अकेला चैनल है और न ही ये अकेली एंकरा हैं। बाबा रामदेव, आपने अपने पहले ही जवाब में बहुत डिटेल में आप गए कि क्या कुछ सरकार द्वारा ऐलान किए गए एक्सपेंडिचर के लिहाज से भी आपने बात की, एक उद्यमी के तौर पर भी आपने बात की। मिडिल क्लास ये सवाल पूछ रही है, बाबा रामदेव हमसे दिक्कत क्या है, हमें कुछ क्यों नहीं मिला? बाबा यही नहीं रुके, बाबा संपूर्ण भक्ति मोड में चले गए। सभी से कहूंगा कि जिन लोगों के लिए कोई खास ऐलान नहीं हुए हैं उनके लिए भी सरकार फ्यूचर में जरूर सोचेगी, क्योंकि ये सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ मोदी जी जिसका कोई अपना कुछ एजेंडा नहीं है, एक फकीर आदमी है, उसकी आंखों में सपना है एक स्वर्णिम भारत का। बाबा की भक्ति का आलम ये कि उन्होंने साथ में इसे चुनाव मुक्त वाला सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया। ये वोट वाला बजट नहीं, ये देश बनाने वाला बजट है। कुछ लोग वोट बैंक के लिए बजट बनाते हैं, और मैं इसलिए नहीं कि मैं मोदी जी से प्रेम करता हूं। पर क्या ये चुनाव मुक्त बजट है? इसका जवाब है नहीं। जिन 4 राज्यों में आगामी कुछ दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनका बहुत खास ख्याल इस बजट में रखा गया है। इस माजरे को देखने के बाद चैनलों के लिए एक सलाह है कि आपस में ही कुछ पैसा चंदा करके बाबा को एक कैमरा और एक कैमरामैन उपलब्ध करवा दिया जाए। एक ही बात के लिए एक ही सेटअप पर बार बार बाबा जी को परेशान करना ठीक नहीं। और दूसरी सलाह खास आप लोगों के लिए, यह बहुत ज़रूरी सलाह है, ध्यान से सुनिएगा। आपने ध्यान दिया कि बाबा रामदेव को ये चैनल अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर विषय पर ज्ञान देने के लिए क्यों बुलाते हैं, जिस विषय में न तो उनकी कोई विशेषज्ञता है न कोई खास ज्ञान।
ऐसा इसलिए है क्योंकि बाबा इन चैनलों और अखबारों को सबसे ज़्यादा विज्ञापन देते हैं। जहां से पैसा आता है उसे ये चैनल कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भले ही इसके लिए इन्हें आपके हित से जुड़े मुद्दों को नज़रअंदाज करना पड़े। हमने पहले भी आपसे कहा है और आगे भी कहेंगे, इस मॉडल को ख़त्म करने के लिए आगे आइए, अपने हाथ में लगाम पकड़िए। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही एक प्रयास है, सब्सक्राइबर्स के समर्थन से चलने वाला एक मीडिया। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। किसानों का मुद्दा अभी भी सरगर्म है। पिछले हफ्ते अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और साथ में मियां खलीफा ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर दिया। इसके बाद विपक्ष, सरकार और उसके समूचे मंत्रिमंडल के जिस्म में गुदगुदी की लहर दौड़ गई। 2 महीने से ज़्यादा वक्त से किसान आंदोलनरत हैं, लेकिन हिंदुस्तान की फिल्मी और सांस्कृतिक दुनिया कमोबेश खामोश थी। लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय सितारों ने बयान जारी किया, भारत की फिल्मी पॉप जगत की दुनिया कुंभकर्णी नींद से जाग गई। अजय देवगन, अक्षय कुमार, करण जौहर, सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, अनिल कुंबले, विराट कोहली, इन सब को लगा कि भारत की एकता और हमारी कुंभकर्णी नींद में विदेशी खलल डाली जा रही है। बाहरी लोग देश के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे हैं। इस मौके पर आपको दक्षिण अफ्रीका की अपार्थाइड यानी रंगभेद नीति की एक कहानी सुनाता हूं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अनिल कुंबले जैसे लोग थोड़ा संयम और ध्यान देकर सुने तो बेहतर रहेगा। दक्षिण अफ्रीका ने 1948 में रंगभेद कानून लागू किया था। इसके खिलाफ पूरी दुनिया इकट्ठा हो गई थी। नेल्सन मंडेला का संघर्ष उसी विनाशकारी नीति के खिलाफ था। इसके खिलाफ खड़ा होने वालों में क्रिकेट की दुनिया भी शामिल थी, क्योंकि रंगभेद की नीति कहती थी कि दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम में केवल और केवल गोरे खेलेंगे और वही राष्ट्रीय टीम का नेतृत्व करेंगे। 1970 आते आते दुनिया भर के क्रिकेट खेलने वाले देशों में रंगभेद की इस नीति का विरोध बहुत बढ़ गया। भारत भी उस विरोध में शामिल था। लिहाजा दबाव में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित करने के लिए मजबूर हो गई। पूरे 21 साल बाद 1991 में यह प्रतिबंध खत्म हुआ और 1992 में जाकर दक्षिण अफ्रीका ने अपना पहला विश्व कप खेला। अब आप सोचिए कि उस वक्त भी अगर सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, विराट कोहली की तर्ज पर अफ्रीकी टीम और सरकार ये कह देती कि यह तो हमारा अंदरूनी मामला है, तो टके सा मुंह रह जाता सबका। कहानी की सीख यह है कि जब जनता के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होता है, तब बाकी दुनिया बोलती है। और इस मौके पर मैं एक बड़ा खुलासा कर दूं, भारत के ये तमाम सितारे मोटा मोटा पैसा लेकर ट्वीट कर रहे हैं, और मैं ये बात हवा में नहीं बल्कि पूरी जिम्मेदारी और तथ्यों की रोशनी में कह रहा हूं। तथ्य यानी फैक्ट। यह जानकारी हमें फैक्ट की दुनिया के बेताज बादशाह, न्यूज़ लॉन्ड्री के खासुल खास मित्र और हितैषी विवेक अग्निहोत्री ने दी है। सारा का सारा, आज देखिए मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, एक भी स्टार नहीं मिलेगा जो बिना पैसे के कुछ करता हो। आप अपने शो में बुला के अपने प्रोग्राम कुछ करिए जी का, और उसमें बुला के देख लीजिए, आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी से कुछ भी ट्वीट करवा सकते हैं। ये अपने दुश्मनों के लिए भी ट्वीट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। ये सारा गेम इंस्टाग्राम और ट्विटर का आज जो है, टोटल पर ट्वीट कितना पैसा मिलता है। ये तो वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। ट्वीट के पैसे मिल रहे हैं और राष्ट्रवाद की सेवा मुफ्त में हो रही है। विवेक जी का तो यही कहना है। ये तो रही बात सितारों की, लेकिन इतना बड़ा मौका घोघा बसंत एंकरों के हाथ से कैसे छूट जाता। मसलन नफरती चिंटू का यह बयान देखिए। इनकी हैसियत क्या है? कौन है ये लोग? भारत के अंगने में इनका क्या काम? होते कौन है ये लोग? और यहाँ पर वहां इनको कोई पूछता नहीं है। यहाँ ये लोग भगवान बना लेते हैं। रियाना ने कह दिया, रियाना ने कह दिया। कौन है रियाना? भाई साहब, 100 करोड़ यानी 1 अरब तो रिहाना के ट्विटर फॉलोअर उस दिन थे जब उसने ट्वीट किया, और 1 दिन के भीतर उसमें 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग बढ़ गए। खैर, ये तो कोई कायदे की बात ना हुई। असल बात है नफरती चिंटू का ये वाला बयान।
क्या जानती हैं किसानी के बारे में? किसान बिल कभी हल चलाया? क्या जानती हैं वो? इन्हें किसानी का या किसान बिल का काखा गा नहीं पता। चाहे रियाना हो या मियां खलीफा हो या ग्रेटा हो, किसानी का काखा गा नहीं पता इनको। ये भारत को किसानों के अधिकारों पर लेक्चर दे रहे हैं। रियाना, मियां खलीफा, मीना हैरिस, ग्रेटा, इनको काखा गा नहीं पता किसानी का। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है? किसानी का काखा गा नहीं पता रियाना को। लग तो ऐसा रहा है कि जनाब सीधे हलजोत कर स्टूडियो में पहुंचे हैं। किसी को खेती करनी नहीं आती, इसलिए उसे खेती पर बोलने का हक भी नहीं है। यह तर्क बेहद घटिया और लचर है। यह कुछ ऐसा तर्क है कि हम सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा की बात करें और आप कहें कि जाकर खुद डॉक्टर क्यों नहीं बन जाते। हम बर्बाद स्कूल और बर्बाद शिक्षा की बात करें और आप कहें कि जाकर खुद ही टीचर क्यों नहीं बन जाते। हम सिस्टम में भ्रष्टाचार की बात करें और आप कहें कि जाकर खुद ही IAS बन जाओ और भ्रष्टाचार मिटा लो। यह भी कोई तर्क हुआ नफरती चिंटू महाराज? कुतर्क सिर्फ यही महाशय नहीं कर रहे थे। खबरिया चैनलों का संसार अचानक से इसे अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप घोषित कर इन लोगों के ऊपर हमलावर हो उठा। खड्ग और ढालें बुद्धू बक्से के पर्दे पर लहराने लगीं। किसानों का आंदोलन वैश्विक मुद्दा बन गया। इसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वह है इस देश की सरकार, जो 2 महीने से अधिक वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। क्रूर तरीके से उसके प्रति संवेदनहीनता दिखा रही है। इस आंदोलन में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले हफ्ते हमने और आपने दिल्ली की सड़कों पर कुछ गड्ढे देखे और बहुत सारी कीलें देखी। गड्ढों से जुड़ी हमारे यहाँ कहावत है कि जो गड्ढा खोदता है वह खुद भी कभी उसमें गिर जाता है। कीलों से जुड़ी कहावत है कि बहुतेरी कीलें ताबूत की अंतिम कील साबित होती हैं। खैर, सरकारें न तो कहावतें पढ़ती हैं और न उसमें भरोसा करती हैं। वह तो अपना किला मजबूत करने की जुगत में है। इस जुगत में बॉर्डर पर बैठे किसानों के रास्ते सरकार पूरी तरह से बंद कर चुकी है। जब सरकार गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किलेबंदी कर रही थी, तब उसे यह ध्यान तक नहीं रहा कि इसी रास्ते से हो सकता है किसी को एम्बुलेंस से ले जाने की नौबत आ जाए। इसी रास्ते से खाना पानी की आपूर्ति भी हो सकती है। उसे यह भी डर नहीं रहा कि यह किलेबंदी उसे अपने ही नागरिकों के खिलाफ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वह नागरिक जो 2 महीने से कमोबेश शांति से सीमा पर बैठे थे। देखिए किसानों की दिक्कतें कितनी बढ़ गई हैं। बहुत दिन हो गए जी, आ नहीं रहा ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਟਰਿਨ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। बाथरूम जाने के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, नहाने वास्ते नहाने के लिए बहुत ज़्यादा आ रही है। बिना पानी के सर बर्तन नहीं धोए पा हो रहे, धोए जा रहे हैं, तो नहाने का बहुत औखा है। तो पानी की बहुत समस्या है। तो ना तो टैंकर आ रहा है, ना लाइट आ रही है, तो लंगर का बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जी पानी के बिना। नहाने की दिक्कत है, वॉशरूम जाने की दिक्कत है, बच्चे भी हैं हमारे साथ। क्या यह किलेबंदी सरकार के आसमान छूते अहंग की तस्वीर है? क्या वह किसानों की खाना पानी की आपूर्ति बंद करके इस आंदोलन को निपटाना चाहती है? वह आपूर्ति जिसका वादा दिल्ली की सरकार ने किसानों से किया था और जिसका ऐलान राकेश टिकैत ने किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा यहाँ पे, रात आपकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने पानी के टैंकर व्यवस्था उधर कराई। मेरे लेंस पे तो मत ला यार, मैं थोड़ा निरीक्षण भी कर लूँ कि सब चीजें व्यवस्था है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इधर पानी की और वो सब पर्याप्त व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की तरफ से है। और उन्होंने कहा है कि और भी कोई जरूरत हो, दिल्ली सरकार आपकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, पूरी तरह से तैयार है। शायद सरकार के अहम को इस बात से ठेस पहुंची है। कीलें और गड्ढे खोद रही सरकार को यह समझना चाहिए कि कोई भी कानून उसके नागरिकों से ऊपर नहीं है। यह किलेबंदी ताउम्र इस दौर को जिंदा रखेगी और बुरी याद के तौर पर जिंदा रखेगी। दिल्ली में यह किलेबंदी की नौबत तब देखने को मिल रही है जब घोघा बसंत चैनलों ने एक के बाद एक घोषणा कर दी थी कि आंदोलन का तंबू अब बस उखड़ने को है, शामियाना बस सिमटने को है। मैं आपको बताऊं, ज्यादा लोग नहीं है। राकेश टिकैत के साथ करीब 150-200 लोग हैं जो मंच के उस तरफ खड़े हैं, बाकी पूरे टेंट खाली हो चुके हैं, क्योंकि अब लग रहा है कि आंदोलन का तंबू उखड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर यह आंदोलन खत्म हो चुका है। इस आंदोलन में अब
कोई तथ्यात्मक बात नहीं बची है। क्या किसान आंदोलन का तंबू उखड़ गया है? एक पल में समय बदल गया। इस पूरे प्रकरण की यही सीख है कि वक्त बदलता रहता है। जिस आंदोलन के अंतिम संस्कार की भविष्यवाणी एंकराओं ने कर दिया था, वह फिर से जिंदा हो गया। सिर्फ किसानों का आंदोलन ही जिंदा नहीं हुआ है, कुछ और चीजें भी जिंदा हुई हैं। उनमें से एक चीज है उम्मीद का जिंदा होना। आपके समर्थन से, आपके सब्सक्रिप्शन से हाल के कुछ महीनों में की गई न्यूज़ लॉन्ड्री की लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स ने कुछ लोगों को परेशान कर दिया है। इसका नतीजा ये है कि बड़े बड़े दरबारी पिछलग्गू चैनलों को तो सिंघू बॉर्डर पर घुसने की इजाज़त है, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर को सिंधु बॉर्डर प्रोटेस्ट एरिया में जाने से रोक दिया गया है। मीडिया को कर रहे हैं अलाउ मीडिया को? हम वापस जा सकते हैं अभी? तो देखिए, आप आई कार्ड है आपके पास? क्या कौन सा आई कार्ड है? ये वाला प्रेस ये वाला है प्रॉपर। अगर नेशनल कोई हो तो वो सही रहेगा। आज सुबह भी गए थे हम। आप पूछ सकते हैं, आगे पूछ सकते हैं किसी से फोन पे, बाय फोन पूछ सकते हैं। इसके अंडर आता है, इसके अंडर आता है। दोनों लाइसेंस अभी आप मीडिया आप बता सकते हैं। तो बेसिकली आप मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी मीडिया अंदर जाना अलाउ नहीं है। क्यों का जवाब तो क्या कर रहे हैं? पर सुबह शिक्षण है ना सबके लिए, मीडिया के लिए भी, तो मीडिया के अलाउ नहीं है। ये कब से शुरू हुआ? क्योंकि सुबह तो हम आए थे, आज सुबह तो आए थे। कहाँ तक? प्रोटेस्ट की साइड तक। हाँ, व्हीकल से अलाउड नहीं, पैदल ही गए थे हम। हाँ, अभी भी पैदल जा सकते हैं। पैदल भी आपको एक आगे एक है चेक पोस्ट, वहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। क्यों सर? मीडिया बैन है। बैन नहीं है ऐसा। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री आपके समर्थन से चलता है, इसलिए आपकी बात करने से कतई हिचकता नहीं है। लेगेसी और विज्ञापन वाले मीडिया समूह वो कहानियां कभी नहीं कह सकते जो सरकार को बुरी लगें। हमारी अपील है कि अपने सब्सक्रिप्शन की ताकत से न्यूज़ लॉन्ड्री को मजबूत कीजिए। और वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर थाउजेंड्स ऑफ द माइग्रेंट्स वर्कर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स वॉकिंग। इस हफ्ते कोई खास रिपोर्ट नहीं बल्कि एक जानकारी है। आप सबको पता है कि सिंघू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहे स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को पुलिस ने जबरन बंदी बना लिया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसे जेल भेज दिया। यह मनदीप को अपना काम करने से रोकने की कोशिश थी, पर क्या पुलिस इसमें सफल हो पाई? जिसे हकीकत दिखाने से रोकने के लिए जेल भेजा गया, वह जेल की हकीकत अपने शरीर पर लिख के ले आया है। तिहाड़ जेल में बंद तमाम किसानों की इस बातचीत का इंतजार रहेगा। मैंने किसानों के नाम लिखे हैं और उनके गांव के नाम और उनको कहां से उठाया गया है ये सब मैंने लिखा। जैसे ये जसमिंदर हैं, पैरो गांव है इनका, मानसा में। इनको नरेला मार्केट से उठाया गया है, भयंकर लाठीचार्ज इनके ऊपर की गई। ऐसे ही बाबा जीत सिंह हैं, ये जो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनके जो गांव में जो गुरुद्वारा है बनियानी गांव, उसके ग्रंथी हैं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार। और जाते जाते आपको एक खूबसूरत वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। इस वीडियो का शीर्षक है हलवा क्या घनश्याम खाएगो। बीजेपी के नुमाइंदे कह रहे हैं किसान मजे मार रहे, हलवा खा रहे, बेड पे सोते। सल्फात बांट दो इन किसानों को, मजे मार रहे, हलवा खा रहे हैं। हमारे नसीब में हलवा तो हलवा ही खाएंगे। गाजर हम पैदा करें, दूध हम पैदा करें, चीनी हम पैदा करें, हलवा का घनश्याम खाएगो।